हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम देख चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कब हुई, उसके क्या उद्देश्य थे और किन सिद्धांतों को उसने स्वीकार किया हुआ है। इसके प्रमुख अंग कौन से हैं, उनके नाम हम देख चुके थे पिछली बार। आज हम देखने जा रहे हैं उसके एक प्रमुख अंग महासभा या द जनरल असेंबली के बारे में। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख ऑर्गन, प्रमुख अंग महासभा, जनरल असेंबली। ये यूएनओ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। ये एक तरह से इसकी संसद हम इसको कह सकते हैं, उस तरह का ये अंग है। वेंडनबर्ग इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसका संगठन हम देख लेते हैं। इसकी सदस्य कौन होते हैं और किस तरह से इसमें प्रतिनिधित्व होता है सदस्यों का। यहाँ हम देख रहे हैं संगठन, इसकी सदस्यता और प्रतिनिधित्व। तो यूएनओ का प्रत्येक सदस्य देश महासभा का भी सदस्य होता है। हर देश जो भी यूएनओ का सदस्य होता है वो महासभा का भी सदस्य होता है। इसलिए सभी वर्तमान समय में हम देख चुके हैं 193 देश अभी आज 2021 जनवरी में अब तक 193 देश महासभा के सदस्य हैं। हालांकि प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वो कितने भी भेज सकता है, 1 से लेकर 5 तक के, पर उनका वोट एक ही माना जाता है। एक सदस्य राज्य का एक वोट ही होता है। तो इन प्रतिनिधियों को ज़्यादा भेजने से ये फायदा होता है कि वो वाद विवाद में तो भाग लेते हैं, तो यहाँ फायदा होता है जितने ज़्यादा प्रतिनिधि होते हैं, पर उनका राष्ट्र का वोट एक ही होता है। तो हर सदस्य राष्ट्र का एक ही वोट होता है जब भी मतदान होता है। तो ये हर सदस्य राष्ट्र महासभा का ऑटोमेटिकली सदस्य होता ही है। मतदान प्रक्रिया, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है, और जो कम महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर साधारण बहुमत से, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य उनके साधारण बहुमत से फैसले होते हैं। सर्वसम्मति का नियम त्याग दिया गया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं या महत्वपूर्ण विषय कौन से होते हैं, ये इनको यूएन चार्टर में कुछ बिंदुओं में गिनाया गया है। कुछ विषय गिनाए हैं कि इनसे रिलेटेड जो विषय हैं, प्रश्न हैं, वो महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो यहाँ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और अन्य जो कम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर साधारण बहुमत से फैसले किए जाते हैं। महासभा का सेशन या अधिवेशन, इसके वार्षिक अधिवेशन होते हैं जो प्रति वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलते हैं। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक हर वर्ष इसके अधिवेशन होते हैं। ये वार्षिक अधिवेशन है इसका। इसके अलावा विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, जिसको कि सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों के बहुमत के अनुरोध पर महासचिव के द्वारा बुलाया जा सकता है। हर नए सत्र में महासभा नया अध्यक्ष चुनती है, 21 उपाध्यक्ष और 6 मुख्य समितियों के चेयरमैन का चुनाव करती है। हर सत्र में एक नया अध्यक्ष होता है। इसका भी एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि कुछ ग्रुप्स हैं कंट्रीज के, जैसे लैटिन अमेरिकी देश, एशियाई देश या पश्चिम यूरोपीय या पूर्वी यूरोपीय, तो ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ष बदलते हुए ग्रुप में से एक अध्यक्ष चुना जाए। ये महासभा अपने कार्य समितियों के माध्यम से करती है मुख्य रूप से। तो ये समितियां बनी हुई हैं यहाँ पर। निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ये इम्पोर्टेंट समितियां हैं महासभा की, जिनके थ्रू वो काम करती है। एक मुख्य उद्देश्य, क्योंकि निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ही है यूएनओ का, वो समिति। आर्थिक और वित्त समिति, जो उसके महासभा के ऐसे कार्य होते हैं जो वित्त संबंधी है। सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, क्योंकि महासभा इस तरह के कार्य भी करती है। विशेष राजनीतिक और औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, प्रशासनिक व बजट समिति और कानूनी समिति। तो ये कुछ समितियां हैं, इनके थ्रू महासभा कार्य करती है। अब महासभा कौन से कार्य करती है,
ये हम देख चुके हैं कि ये विधायी का एक तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह से राज्य में जैसे हमारे यहाँ विधायिका है, सेंटर में जैसे संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही महासभा भी एक तरह से यूएनए को की विधायिका से मिलते जुलते कार्य करती है। जैसे पहला कार्य विमर्श संबंधी, विचार विमर्श संबंधी या वाद विवाद संबंधी, विचार संबंधी कार्य, डेलिबरेटिव फंक्शंस, ये हम महासभा के कार्य या शक्तियां देख रहे हैं। ये पहला विमर्श संबंधी कार्य। तो ये चार्टर, मतलब यूएन का जो चार्टर है जिसको स्वीकृत किया था शुरू में, एक तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। ये चार्टर के अंदर किसी भी प्रश्न या विषय पर बहस कर सकती है जो उसमें उसके अंदर उसकी सीमा में आते हैं। सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी समस्या जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी हो की तरफ खींच सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए सुझाव दे सकती है। ये एक्चुअल में रिकमेंड करती है, रिकमेंडेशंस दिए जाती है महासभा के द्वारा। शांतिपूर्ण तरीके से निपटने हेतु सुझाव दे सकती है। ये शांति स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करने, सुरक्षा व निशस्त्रीकरण के लिए सभी देशों में सहयोग की स्थापना की चेष्टा कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट कार्य हैं, एक्चुअली ये इसके ऐच्छिक कार्य हैं जिनको महासभा अपनी इच्छा से करती है। यही लक्ष्य है महासभा का कि उसको ये कार्य करने हैं। शांति स्थापना संबंधी रिकमेंडेशन देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करने संबंधी रिकमेंडेशन देना, सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के लिए रिकमेंडेशन देना, और सभी देशों में सहयोग की स्थापना हो इसके लिए प्रयत्न करना या रिकमेंडेशन देना, सुझाव देना। तो ये कार्य महासभा का होता है। ये केवल उन मुद्दों और विवादों को छोड़कर इस तरह की रिकमेंडेशन दे सकती है जिन विवादों पर सुरक्षा परिषद में उस समय विचार विमर्श चल रहा हो। उस पर ये एक्सेप्शन दिया है कि उस समय उस पर विचार वो नहीं करेगी। इस अपवाद को ध्यान में रखते हुए यूएनए की किसी भी अंग की शक्तियों से संबंधित प्रश्न पर भी विचार कर सकती है और सुझाव दे सकती है, कम करना है या बढ़ाना है। सुरक्षा परिषद और अन्य अंगों द्वारा भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श और आलोचना कर सकती है। हालांकि उसमें चेंज नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक विचार विमर्श करने वाली, आलोचना करने वाली संस्था की तरह कार्य करती है। तो मेन काम रिकमेंडेशन देना है, सुझाव देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना है। इसके अलावा महासभा के कुछ निरीक्षण संबंधी कार्य हैं, दूसरे अंगों पर निरीक्षण संबंधी। जैसे ये सुरक्षा परिषद द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स, वार्षिक रिपोर्ट्स पर विचार करती है। ये यूएनओ के अन्य जो अंग हैं, अन्य अभिकरण भी हैं जुड़े हुए, उनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स पर भी विचार करती है, आलोचना करती है, विचार विमर्श, बहस होती है। वित्तीय कार्य भी करती है महासभा कुछ, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा के द्वारा ही स्वीकृत होता है, इसलिए अन्य अंगों पर महासभा का स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। महासभा ही सदस्य राज्यों के बीच खर्चों का बंटवारा करती है। कौन सा राज्य कितनी सामर्थ्य से कितना खर्च कर सकता है, ये बंटवारा महासभा के द्वारा ही होता है। ये इसके वित्तीय कार्य हैं कि ये बजट महासभा के द्वारा ही स्वीकृत होता है। लगभग वही सब कार्य हैं जो विधायिका के होते हैं। निर्वाचन और सदस्यता संबंधी कार्य भी कुछ महासभा के पास है कि ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों जो 10 हैं उनका निर्वाचन करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी करती है, और न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन ये सुरक्षा परिषद और महासभा मिलकर के करते हैं। यूएनओ के सदस्य राज्यों की सदस्यता का निर्णय ये करते हैं सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के, उसकी सिफारिश पर। निलंबन और निष्कासन भी किस सदस्य का किया जाना है, ये भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। एक विशेष प्रोसीजर है इसके लिए। महासचिव की, जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, महासचिव की नियुक्ति भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा ही होती है। सचिवालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी
महासभा के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होती है। ये इसके कुछ निर्वाचन और सदस्यता से रिलेटेड कार्य हैं। एक कार्य है चार्टर, जो यूएन का चार्टर है, यूएन चार्टर, उसमें संशोधन संबंधी कार्य या संवैधानिक कार्य कि ये चार्टर में ही अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है कि चार्टर में किसी भी प्रकार का संशोधन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित और महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पास न हो। और महासभा चार्टर पर पुनर्विचार करने के लिए भी व्यापक सम्मेलन बुला सकती है। तो चार्टर में संशोधन की जिम्मेदारी भी महासभा की है, सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर। कुछ और कार्य, क्योंकि यूएनओ सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कार्य ही नहीं करता, वो सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने का कार्य भी करता है, राष्ट्रों के बीच में शैक्षिक उन्नति के भी कार्य करता है। तो इससे रिलेटेड महासभा को के कार्य दिए हुए हैं महासभा को कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के लिए, मानवाधिकारों व मूल स्वतंत्रताओं में अभिवृद्धि के लिए, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक, शैक्षिक व स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अध्ययन करवा सकती है, स्टडीज करवा सकती है और सुझाव दे सकती है। ये महासभा के कार्य हैं। मतलब मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने संबंधी सुझाव देने का कार्य महासभा का है। इसमें मुख्य रूप से बहस, विचार विमर्श और आलोचनाएं की जाती हैं। जिस तरह से सामान्य संसद और विधायिकाओं में बहसें हुआ करती हैं, महासभा उसी तरह का अंग है। ये कार्यकारी अंग नहीं है, वो हम सुरक्षा परिषद है उसके लिए। जब हम महासभा को पढ़ रहे हैं तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी जानना जरूरी है। ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। ये 3 नवंबर 1950 को स्वीकृत किया गया था महासभा में। और इस प्रस्ताव के थ्रू महासभा को शांति व सुरक्षा स्थापित कर सकने के लिए शक्ति दिलाने का प्रयास किया गया था। महासभा को थोड़ा ज़्यादा पावर्स देने की कोशिश की गई थी। और ये तब हुआ था क्योंकि सुरक्षा परिषद में वीटो की वजह से सुरक्षा परिषद काम करने में इनकैपेबल हो रही थी इस समय। ये 1950 की बात है। सोवियत संघ के वीटो की वजह से अमेरिका चाहता था कि महासभा, मतलब एक ऑप्शन, यदि वीटो की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल काम नहीं कर पा रही है तो महासभा कर ले। तो यहाँ इसलिए एक्टिव होकर के उसने ये प्रस्ताव पारित करवाया था। तो महासभा को शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए शक्ति दिलाने का प्रयास हुआ इस प्रस्ताव के थ्रू। इसके पारित होने के बाद में इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्रवाई व सेना के उपयोग की सिफारिश का अधिकार मिल गया। इससे विश्व शांति व सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के वजह से 24 घंटे के अंदर ही महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया कि यदि सुरक्षा परिषद अपना मूल उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है, यदि वो नहीं कर पा रही है महाशक्तियों के वीटो की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर महासभा 24 घंटे के भीतर आपातकालीन अधिवेशन बुला सकती है। ये महासभा को इस प्रस्ताव के थ्रू पावर्स दी गई। आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया। प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए सदस्य राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित करें। तो यहाँ महासभा को पावर मिल गई कि वो भी सुरक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं की या सामूहिक कार्रवाई का उपयोग कर सकती है। ये एक बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और भी कई पावर्स दी गई इस एकता प्रस्ताव के थ्रू कि एक 14 सदस्यीय निरीक्षण दल बनाया गया जो स्टडीज़ कर सकता था और सुझाव दे सकता था। तो काफ़ी और भी कई चीज़ें थी, पर हमने यहाँ मोटे तौर पर जो था वो हमने यहाँ जिक्र किया उसका, कि इससे महासभा काफ़ी पावरफुल बनी। 24 घंटे के अंदर आपातकालीन बैठक बुलाने का प्रावधान इसमें किया गया और सशस्त्र सेनाओं के यूज़ के लिए रिकमेंडेशन का पावर, कार्रवाई करने की पावर जब सुरक्षा परिषद नहीं कर पा रही है तो महासभा को दी गई। तो ये इन सब कार्यों को देख करके और शांति के लिए जो प्रस्ताव था
ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 का जो था, इन सब के देखने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महासभा के पास महासभा को जो कार्य दिए गए हैं वो देखने में तो नहीं लगता ऐसा कि जिससे उसके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण या कार्यकारी पावर्स हैं, पर फिर भी महासभा की एक अलग रेपुटेशन है, एक वैल्यू है। अब हम यहाँ देख रहे हैं महासभा की पिछले कुछ वर्षों में क्या पिछले दौर जितना भी उसका कार्यकाल रहा है, महासभा की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है, कार्यकारी भूमिका ना होने के बावजूद भी। तो ये इसके क्या कारण है महासभा को इतनी प्रतिष्ठा? जैसे डॉक्टर नगेंद्र सिंह कहते हैं कि सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है, उसकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये इसके क्या कारण रहे हैं, तो हम शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं कि एक तो ये सभी देशों की प्रतिनिधि संस्था है। तो जब कोई संस्था इसलिए इम्पोर्टेंट डेफिनेटली होगी कि वो सभी देशों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और लोकतंत्र के युग में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पूरे विश्व के लोगों के मत का प्रतीक बन गई है। जनमत की शक्ति इसके पास बहुत ज़्यादा है, और इसलिए इसके निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिए संभव नहीं होगा। दूसरी बात कि अभी तक भी महासभा ने जितने भी प्रस्ताव पारित किए हैं, जो भी उसमें बहसें हुई हैं, जो भी उसने सुझाव दिए हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी प्रभावशाली थे, उनकी एक अपनी वैल्यू है, इसलिए महासभा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात कि सुरक्षा परिषद में उत्पन्न निषेधाधिकार जन्य गतिरोध, ये सुरक्षा परिषद को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, पर क्योंकि सुरक्षा परिषद में 5 महाशक्तियों को वीटो पावर दी गई है, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि उस वीटो पावर की वजह से सुरक्षा परिषद एक्चुअल में काम करने में समर्थ नहीं हो पाई, बहुत गतिरोध उसके बीच में आ जाते हैं। तो उसकी तुलना में, सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा ज़्यादा बेटर सिद्ध हुई है, क्योंकि उसकी कार्रवाइयों को वीटो की वजह से रोका नहीं जा सकता। चौथी बात कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950, जिसका हमने अभी जिक्र किया, उससे महासभा की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हो गई है। और पांचवी बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, और 193 देश उसके सदस्य हैं। तो जैसे जैसे उसका आकार बढ़ रहा है, महासभा के भी सदस्य उतने ही बढ़ रहे हैं, और एक तरह से वो पूरे विश्व, कुछ ही देश बचे हैं जो इसके मेंबर्स नहीं है, वो पूरे विश्व की प्रतिनिधि संस्था बन चुकी है, सारे लोगों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने आप में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तीसरी दुनिया के जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनके लिए आशा की किरण है, क्योंकि यहाँ उनका भी प्रतिनिधित्व है। सुरक्षा परिषद में नहीं है सबका प्रतिनिधित्व, पर यहाँ सबका प्रतिनिधित्व है, और सबको इक्वल यहाँ पर मौका मिलता है, सबको इक्वली वोट मिले हुए हैं, सबको एक माना जाता है, सबका एक एक वोट है, तो सबको इक्वल वेटेज है यहाँ पर। तो ये गरीब और विकासशील देशों के लिए आशा की किरण है कि महासभा उनके लिए भी काम करेगी। सातवीं बात कि महासभा को प्राप्त निरीक्षणात्मक अधिकार, जो उसको अन्य जो दूसरे यूएनओ के अंग हैं उसकी तुलना में ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं। वो ज़्यादातर अंगों की रिपोर्ट्स पर डिस्कशन करती है, उनकी आलोचना करती है, तो ऑटोमेटिकली सारे अंग उसके नियंत्रण में एक तरह से हैं ही। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्था दिखाई देती है। और ये कुछ और भी कारण हुए कि जैसे उसने इफेक्टिव तरीके से काम किया, या 1950 में उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, या सदस्य इतने ज़्यादा बढ़ गए कि महासभा ऑटोमेटिकली काफ़ी रेपुटेड हो गई। महासभा को हम देखें, उसकी भूमिका का मूल्यांकन करें, तो महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण
ओपन कॉन्सेंस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। श्लीचर कहते हैं कि महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसने अपनी निर्णय लेने की, जो अब तक निर्णय लिए हैं उससे अपनी योग्यता को भी प्रमाणित कर दिया है। स्टार्क भी कहते हैं कि ये बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख रूप से भाग लिया है और सच में बहुत सारे कुछ मसले जैसे कि फिलिस्तीन संबंधी मसले और कोरिया के संबंध में महासभा ने सच में कार्रवाई की है। जब सुरक्षा परिषद नहीं कर पा रही थी तो महासभा ने कार्रवाई की, तो ये इसने भी इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया और इसकी भूमिका को इम्पोर्टेंट बनाया। ये बात भी है कि महासभा के निर्णयों के लिए को मानने के लिए सरकारों के लिए कोई कानूनी बंधन नहीं है, पर क्योंकि उसकी बातों में पूरे विश्व का लोकमत होता है इसलिए बहुत वजनी होती हैं, वो बहुत मॉरल होती हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व समुदाय के नैतिक अधिकार से युक्त होती हैं, इसलिए एक ऑटोमेटिक इनके पास एक प्रेशर होता है, तो जिससे कि गवर्नमेंट नैतिकतावश उनकी बातों को, महासभा की बातों को मानने पर मजबूर होती हैं। तो ये हम महासभा के बारे में देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे इसके दूसरे अन्य अंगों के बारे में। धन्यवाद।